हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम इस वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट मींस मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस। क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। बट बिफोर मूविंग ऑन यू मस्ट नो समथिंग दैट्स क्वाइट यूजफुल टू यू गाइस। आपको ध्यान देना है कि भाई कंप्लीट 12th फिजिक्स के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस 10 इयर्स का कलेक्शन है। हाँ, पूरा 10 सालों का कलेक्शन है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरूर देखें। अगर आप ये चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप 80% से ज्यादा तो सिर्फ ये चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके ही अचीव कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को एग्जाम टाइम से जो है ना एक आध दो दिन पहले देख रहे हो, फिर भी कुछ नहीं पढ़ पाया किसी भी कारण से, तो ये टॉप 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन कर लेना, प्लस ये 1 मार्क क्वेश्चन की कंप्लीट सीरीज कर लेना आराम से। बहुत आसान है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपका काम हो जाएगा। बहुत शानदार स्कोर करना चाह रहे हो तो टॉप 70 क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। टॉप 70 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, ये सारी की सारी चीजें आपको रेगुलर बेसिस पर चैनल पर अपलोड की जा रही हैं। आपको कुछ भी नहीं कर रहा है, बस लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, इन सभी लिंक्स को एक बार जरूर विजिट कर लें। अब काम की बात पर आते हैं और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में पहली केस स्टडी जो कि भाई आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अब देखिए, फर्स्ट केस स्टडी जो आपको मिल रही है दैट इज ऑन गॉसेस लॉ। तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में एग्जामिनर बहुत जो है ना क्लेवरली प्ले करेंगे कि आपको एक पैराग्राफ तो देंगे बट उसमें आपको इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा नहीं मिलने वाली है। ये बात आपको समझ के रखनी होगी, आपको इंफॉर्मेशन उस पैराग्राफ में ज्यादा नहीं मिलेगी। तो जो आंसर जो होने वाले हैं ना वो हमारी कंप्लीट नॉलेज पर बेस्ड होने वाले हैं कि हमने अपने कॉन्सेप्ट को किस तरह से स्ट्रांग बनाया है। तो देखिए, यहां पर आपको गॉसेस लॉ पर जो पैराग्राफ मिला है, केस स्टडी मिली है, उसमें कहा जा रहा है कि गॉसेस लॉ कहता है कि भाई जो टोटल फ्लक्स लिंक होगा किसी क्लोज सरफेस के साथ वो कितना होगा 1/ε टाइम्स द चार्ज एनक्लोज इनसाइड द सरफेस। हमने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा है कि भाई यदि इस सरफेस के साथ क्यू चार्ज इसके अंदर एनक्लोज है तो सरफेस के साथ लिंक होने वाला जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा भाई, चार्ज एनक्लोज जो सरफेस के अंदर है उसका 1/ε टाइम्स होगा। ये हमने पढ़ा हुआ है। क्लियर नाउ। अब इसके बाद एक और चीज इसमें कही गई है, एग्जांपल के तौर पे इसमें बता दिया कि लेट्स से एक क्यूब के अंदर एक चार्ज रखा हुआ है, एक क्यूब के अंदर एक चार्ज रखा हुआ है इसके सेंटर पर। तो इससे जो फ्लक्स लिंक होने वाला है हर एक सरफेस से वो कितना होगा 1/6ε0 ये दिया है इंटू क्यू। ये कैसे हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर इसके अंदर चार्ज क्यू एनक्लोज है तो फिर क्या हो जाएगा भाई, टोटल क्यूब के साथ 1/ε0 इंटू क्यू। इसके अलावा अगर हम एक सरफेस की बात कर रहे हैं थ्रू ईच सरफेस, तो फिर क्या होने वाला है भाई, एक सरफेस के साथ, जिसका मतलब है एक सरफेस पूरी क्यूब का छठवां हिस्सा होता है। दैट मींस जो टोटल चार्ज एनक्लोज हो जाएगा, टोटल फ्लक्स लिंक होगा वो q/6ε0 होगा या नहीं होगा क्यूब वाले केस में। तो ये चीज उसने लिख करके दे दी है। नाउ आगे बात कर रहा है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम कूलॉम लॉ का भी यूज कर सकते हैं एंड गॉसेस लॉ का भी। अब इस बेसिस पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रैक्टिस पर्पस के लिए शानदार क्वेश्चन दिए हुए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए भाई। देखो, तो पहला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि इन ये जो अलग अलग सर्फेसेस दी हैं, इन सर्फेसेस में से ऑप्शन दे दी कि भाई कौन सी सर्फेस से जो फ्लक्स है वो मैक्सिमम लिंक होगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि आप ये देखिए, आपको 4 ऑप्शन दे दी गई। फोर्थ वाले के साथ लार्जेस्ट है, थर्ड वाले के साथ लीस्ट है, इसी तरह से जो है ना इसके साथ। तो आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि जो फ्लक्स लिंक होने वाला है किसी सरफेस से वो उसकी रेडियस पर डिपेंड नहीं करने वाला है। हाँ, कि भाई उस सरफेस के अंदर चार्ज कहां रखा हुआ है या उस सरफेस का जो है शेप कैसा है, नहीं। जो फ्लक्स लिंक होगा वो इस चीज पर डिपेंड करेगा कि इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज है। क्लियर है। तो चाहे अगर ये आपका ये क्यूब के शेप में आ जाए या स्क्वायर के शेप में आ जाए या फिर मैं कहूं जैसे मान लीजिए ये सर्कल के या फिर मतलब स्फीयर के शेप में आ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, चलिए, तो आपको ध्यान देना है कि यहां पर अलग अलग सर्फेसेस हैं, इन सभी के अंदर चार्ज क्यू अगर एनक्लोज है तो फिर जो फ्लक्स लिंक होगा वो सभी के साथ सेम लिंक होगा q/ε0, बिकॉज इट डजंट डिपेंड ऑन शेप ऑफ सरफेस। क्लियर है। चलिए आगे बात करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर यदि 0 है तो उसका मतलब क्या हुआ। तो पहले आपको समझना होगा भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें एक से ज्यादा सही आंसर हो सकते हैं। ठीक, तो देखिए यहां पर क्या है कि हमने पढ़ा हुआ है कि फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, ये पढ़ा नहीं पढ़ा, और इसको हम q/ε0 भी लिख सकते हैं। तो ये जो ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर है ये एक्चुअल में फाई ई, दैट मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू है। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 कब हो पाएगा, तो आपको ये बात समझनी होगी, है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के साथ लिंक हो रही हैं। तो ये जो वैल्यू है फाई ई की 0 कब हो सकती है, तो ये वैल्यू 0 जब होगी जब जितनी इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके अंदर जा रही हैं और इतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके बाहर जा रही हैं, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो जीरो हो जाएगा, बिकॉज हमने अगर एंटरिंग वाली लाइन को पॉजिटिव मान लिया और आउट जाने वाली लाइन को हमने नेगेटिव मान लिया, तो नेट जो फ्लक्स होगा इसके साथ जीरो हो जाएगा। एक तो ये वाला केस बन रहा है, ठीक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू लाइंस लीविंग द सरफेस, ठीक है। नाउ दूसरा केस ये बन रहा है कि फाई ई की वैल्यू जीरो है, इसका मतलब ये है कि ऐसा बोल सकते हैं हम कि फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है नहीं होता, होता है ना। तो अगर किसी बॉडी के अंदर, यदि किसी सरफेस के अंदर नेट चार्ज जीरो है, क्या नेट चार्ज जीरो है, या फिर सारे के सारे चार्जेस उस सरफेस के बाहर हैं, तो फिर हम कहेंगे कि इस सरफेस के साथ जो नेट फ्लक्स लिंक होगा वो जीरो होगा। बात समझ रहे हो, क्योंकि गॉसेस थ्योरम क्या कहती है, गॉसेस लॉ क्या कहता है कि भाई नेट फ्लक्स लिंक विद द सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड द सरफेस। क्लियर है ना। तो ये जो चार्ज ये अपने जो क्यू फॉर्मूले वाला होता है, ये है सरफेस के अंदर वाला चार्ज है, एनक्लोज्ड, समझ गए ना। तो यहां पर क्या है, यदि सरफेस के बाहर चार्ज होगा तो फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी जीरो। तो इसके अंदर आपके दोनों ही आंसर सही हो जाएंगे, बाकी आप इन दोनों को अच्छे से पढ़ेंगे तो ये अपना कैंसिल हो रहा है। क्लियर है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस यूनिफॉर्म होने से कोई काम नहीं चलेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस एंड ऑन इट, यदि सरफेस पर जीरो है इससे कोई मतलब नहीं होता, ठीक है ना। तो चलिए ये दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट हो गए। क्लियर है इतनी बात। सी एंड डी आपके करेक्ट ऑप्शन है, सी एंड डी आर करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको दिया जा रहा है कि मान लीजिए कि 5 चार्जेस अपने पास Q1 Q2 Q3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ कैसा है भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा है इससे। यदि आपके पास ये 5 चार्जेस हैं इस तरह से रखे हुए हैं कि मान लीजिए ये एक अपने पास सिस्टम हो गया और ये एक ब्लॉक हो गया, इसके अंदर है अपने Q2 एंड Q4 और इसके अंदर है Q1 Q3 एंड Q5। तो आपसे पूछ रहा है कि E वेक्टर डॉट ds वेक्टर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को पॉज करो, देन अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखो अगर आप मतलब जो एक्सप्रेशन में अगर आप एक बात समझ जाएं कि एक्सप्रेशन में जो लिखा हुआ है LHS में जो E लिखा है, क्या LHS में जो E दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है और RHS में जो Q लिखा है, इसका मतलब क्या है। तो याद रखना कि ये जो Q है ना, ये Q कौन सी वैल्यू होती है, ये Q चार्ज एनक्लोज होता है। मतलब गॉसेस लॉ में जो हम Q जो लेते हैं चार्ज, वो एनक्लोज्ड वाला लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपसे इस क्वेश्चन में इस सरफेस S से पूछा जा रहा है, इस सरफेस S से पूछा जा रहा है, तो फिर आपको ध्यान देना होगा कि इस सरफेस S के अंदर कितना चार्ज है, बाहर चाहे जितना भी चार्ज हो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसमें ली जा रही है, LHS में जो इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सारे के सारे चार्जेस जो इसके अराउंड है, जो इसके अंदर है, वो सभी की होती है, ठीक है। तो Q जो होता है ओनली एनक्लोज्ड वाला होता है ना, ओनली एनक्लोज्ड वाला होता है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो चारों ओर की होती है, ऑल अराउंड एंड इंक्लूडिंग चार्ज इनसाइड, ठीक है। तो यहां से आप इसको पढ़ो और आपको यहां से समझ में आएगा कि भाई LHS ऑन इक्वेशन विल हैव कंट्रीब्यूशन। देखो क्या बोल रहा है कि E में कंट्रीब्यूशन सिर्फ Q1 Q5 का होगा और चार्ज में कंट्रीब्यूशन सिर्फ Q2 Q4 का होगा। हाँ, इसमें E में अगर Q2 और हो जाता तो मजा आ जाता, Q2 Q4, ठीक। इसी तरह से अगर आप इनको पढ़ेंगे तो आपको ये वाला ऑप्शन आपको करेक्ट मिलेगा, बिकॉज उसमें कह रहा है कि जो LHS में जो E लिखी है ना, उसमें कंट्रीब्यूशन होगा ऑल चार्जेस का, ठीक है। जबकि जो चार्ज लिखा है ना RHS में, उसमें कंट्रीब्यूशन होगा सिर्फ अंदर वाले चार्ज Q2 एंड Q4 का। तो बस यही चीज अपन पढ़ना चाहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया है इसमें 3rd नंबर का क्वेश्चन, वो है हमारे पास 3rd है, 4th है। 4th नंबर क्वेश्चन में दिया है कि यदि कोई चार्ज हमारे क्यूब के सेंटर पर रखा हुआ, जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, यदि कोई चार्ज हमारे क्यूब के सेंटर पर रखा हुआ है तो ईच सरफेस से, हर एक सरफेस से कितना फ्लक्स लिंक होगा। तो भाई यदि चार्ज इसके सेंटर पर रखा हुआ है तो पूरे के सारी बॉडी से कितना फ्लक्स लिंक होगा, क्यूब ऑफ एप्सिलॉन नॉट। यदि सारी बॉडी से दैट मींस पूरे क्यूब से क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिंक हो रहा है, तो ईच सरफेस दैट मींस एक सरफेस से कितना लिंक होगा, इस पूरे का छठवां हिस्सा। दैट मींस आप इसको बोल सकते हो ना Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। तो ये अपना इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, आपको 4 ही क्वेश्चन करने होंगे। इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें कह रहा है कि यदि हम जो है यदि हम इसको एक कॉर्नर पर रख दें, क्या रख दें, कॉर्नर पे, तो अगर हमारे पास चार्ज एक कॉर्नर पर रखा हुआ है तब कितना फ्लक्स लिंक होगा। तो याद रखना ये जो है, वैसे तो हम इसको जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो यहां पर 8 गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं, कितनी 8,
ठीक है। बट क्योंकि अपन केस स्टडी में रिवीजन कर रहे हैं तो आपको डायरेक्ट बात बताएंगे कि जब कोई चार्ज इस तरह से सेंटर पे रखा होता है तो इस चार्ज का सिर्फ 8वां हिस्सा ही अंदर वाली बॉडी पर फ्लक्स बनाता है। तो टोटल फ्लक्स इस पूरी सरफेस से कितना हो जाएगा, Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, कितना Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। नाउ अब एक्चुअल में क्या होता है कि जब ये चार्ज इस सरफेस यहां पर इस पॉइंट पर रखा होता है तो इस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होती है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 3 सरफेसेस के पैरेलल होती है। एक तो ये वाली सरफेस, एक ये वाली सरफेस और एक ऊपर वाली छत, इसके पैरेलल है। तो बाकी 3 सरफेस से ही फ्लक्स जो है ना कंट्रीब्यूट करता है या फ्लक्स लिंक होता है, समझे। तो इसका मतलब है कि पूरे क्यूब से यदि Q/8 एप्सिलॉन नॉट लिंक हो रहा है जब चार्ज कॉर्नर पे है, तो एक सरफेस से एनी ऑफ 3 सरफेस, तीनों में से कोई भी एक सरफेस से कितना लिंक होगा, तो आप बोलेंगे भाई तीसरा हिस्सा इसका कर दो, तो इसका मतलब है Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट इसका आंसर हो जाएगा। समझ आया, Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए ये वाला जो क्वेश्चन आप देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। ये आपको सैंपल पेपर से मिल जाएगा जो मार्केट में अवेलेबल है। तो यहां पर देखो, इसमें कहा जा रहा है कि हमारे पास एक, आराम से इस वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि जब कोई भी टीचर आपके लिए स्लाइड्स वगैरह प्रिपेयर कर रहा है तो वो पहले से सारी चीजों को पढ़ के बैठता है, तो आप एक बार उसको जरूर पढ़ें। क्लियर है। मान लो हमारे पास दो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैं और इन दोनों चार्ज प्लेट पर जो चार्ज है उसकी डेंसिटी है, क्योंकि सरफेस एरिया है तो डेंसिटी क्या है, कूलम पर मीटर स्क्वायर। हाँ, तो इन दोनों पर जो चार्ज डेंसिटी सिग्मा दी गई है वो कितनी है, इतनी है। दैट मीन दोनों पर चार्ज डेंसिटी है वो सेम है। नाउ अब दोनों अपोजिटली चार्ज हैं तो आपको ये बात समझनी होगी खुद से कि इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, दोनों के बीच में कितनी बनेगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना। अपन बाद वाली बात तो बाद में करेंगे, ये सारी बातें उन्होंने लिख के दी हैं। ठीक है ना, ये बातें उन्होंने लिख के दी हैं। अब बाद की बात अपन बाद में करेंगे, लेकिन पहली बात तो कर लें। हाँ जी, तो इसमें हमने कहा कि भाई 3 रीजन हो गए, एक आउटसाइड द प्लेट और एक बिटवीन द प्लेट्स और एक और रीजन ये आउटसाइड द प्लेट। क्लियर है। अब आपसे इसमें कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, इन क्वेश्चंस का आपको जवाब देना है। तो पहली चीज आपसे कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट प्लेट के आउटर रीजन में कितनी होगी, तो आंसर है हमारा 0। बताओ 0 क्यों, बिकॉज हमने जब ये डेरिवेशन पढ़ा था तो हमने जाना था कि इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, देखो आपने कुछ ना पढ़ा हो लेकिन एक सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए रिलेशन पढ़ा है। हाँ जी, मतलब डेरिवेशन क्या है, ये इस तरह का अपन जो है गॉसियन सरफेस वगैरह कंस्ट्रेंट करते हैं। तो यहां पर हम जानते हैं कि एक साइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, ये बना रहा है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये है क्योंकि ये पॉजिटिव बना रहा है, और नेगेटिव वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये है क्योंकि ये नेगेटिव है। समझ रहे हो, क्योंकि ये नेगेटिव प्लेट है ना, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी या फिर कहें इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देगी। समझ आया ना, तो इसलिए आंसर क्या होगा, 0। आपके दिमाग में ये हो सकता है बोला सर ये स्ट्रॉन्ग या वीक, नहीं, बिकॉज यहां पर आप देखो, चाहे भले ही आप इन दोनों प्लेट्स के कारण देख लो या फिर आप इस वाली प्लेट के कारण देख लो, कि जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आती है चार्ज शीट के कारण ये डिस्टेंस पर इंडिपेंडेंट होती है। क्लियर है ना, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 0। सिमिलरली पूछ रहा है कि जो सेकंड वाली प्लेट है उसका जो आउटर रीजन है, दैट मींस थर्ड वाला जो रीजन है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोला, 0 है ना, क्योंकि आउटर रीजन चाहे ये हो या फिर ये हो, दोनों ही केसेस में आंसर कितना आने वाला है, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, तो कैपेसिटर पे भी तो पढ़ा है अपन ने, ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहीं से तो पढ़ा है। तो कैसे निकालोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर नाउ, तो यहां पर देखिए कि सिग्मा की वैल्यू अपने पास कितनी, 17 इंटू 10 टू द पावर माइनस 22 कूलम पर मीटर स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 10 टू द पावर माइनस 12। ठीक है ना, न्यूटन -1 मीटर -2 कूलम +2। क्लियर है। चलिए, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये अपना बचेगा 1.92 इंटू 10 टू द पावर, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये अपना बचेगा 10 टू द पावर -10। क्लियर है, और उसके बाद जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी न्यूटन पर कूलम। ठीक, तो चलिए इस तरह से अपना ये आंसर यहां पर ये हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है, आपको ये बात बहुत अच्छे से समझनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि रेशो, मान लो ये अपने पास प्लेट एक है और ये अपने पास प्लेट दूसरी है, ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज है। क्लियर है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहां पर
इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाली प्लेट के कारण मान लो मैं इसमें 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर दिया है, मैं 10 सेंटीमीटर 500 सेंटीमीटर मान लूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो यहां पर देखो, यहां पर मान लो कि इस पॉइंट पर इस पॉजिटिव प्लेट के कारण और नेगेटिव प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड्स का रेशियो क्या होगा। तो अभी तक आपको बताया ना कि डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है, दोनों पर चार्ज की डेंसिटी सेम है, तो फिर मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। तो मैग्नीट्यूड का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 1:1, क्योंकि डिस्टेंस से क्यों रिलेशन नहीं है, क्योंकि यहां पर हमने देखा है कि एक साइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं वो कितनी बता, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। ये चार शीट है। हाँ, चलिए इसके बाद इन ऑर्डर टू एस्टिमेट द इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं एस्टिमेट करना है, कैलकुलेट करना है ड्यू टू प्लेन फाइनाइट शीट ऑफ मेटल, तो फिर क्या करना पड़ेगा, कैसी गॉसियन सरफेस। तो अभी तो आपको पता है ना, ये चीज तो अपन जानते हैं, डेरिवेशन अपन करके रखे हैं कि देखो इस तरह की जो है शीट अपन को इसमें इंसर्ट करानी होगी। क्लियर है, दैट मींस ये गॉसियन सरफेस जो है वो कैसी, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस या फिर रेक्टेंगुलर गॉसियन सरफेस ले लेंगे, फिर भी अपना काम चल जाएगा यहां पर, ठीक है। नाउ बोला ऐसा क्यों, तो इसका रीजन बड़ा ही सिंपल सा ये है कि रेक्टेंगुलर गॉसियन सरफेस के लिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एंगल दैट मींस थीटा की जो सिमेट्री होती है वो फॉलो करती है। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये हमारे जो बोर्ड का जो सैंपल है ऊपर लेटेस्ट सीबीएसई ने रिलीज किया है 2021 के लिए, उसमें ये दिया गया है क्वेश्चन फैराडे केज वाला। तो फैराडे केज आप जानते हो, इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़िए, वीडियो को पॉज करो, देन फैराडे केज को अच्छे से एक बार रीडिंग करो उसकी। तो फैराडे केज एक्चुअल में क्या होता है कि कोई भी एक केज है ना, या कहें कि एक हॉलो कैविटी है, क्या है, हॉलो कैविटी, जो कि मेटल की बनी हुई है। अब मेटल के अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जीरो, मेटल के अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। अब मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और किसी भी तरह से कोई भी लाइटनिंग वगैरह अगर इस पर आती है, तो मेटल के अंदर कोई भी अगर पर्सन खड़ा है तो फिर वो हर तरह की लाइटनिंग से या हर तरह की इस तरह के इलेक्ट्रिकल इफेक्ट से वो प्रिजर्व रहेगा, उसको किसी भी तरह का जो है ना लॉस नहीं होगा। क्लियर है, चलिए किसी भी तरह का उसको हार्म नहीं पहुंचेगा। तो ये जो है ना फैराडे केज का कॉन्सेप्ट है, दैट्स बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। नाउ अब आपसे पूछ रहा है कि फैराडे केज किस चीज का बना होता है, तो हमारा आंसर है कॉपर। कॉपर क्या है, कॉपर क्यों, बिकॉज कॉपर एक मेटल है और इलेक्ट्रिक फील्ड मेटल के अंदर क्या होती है, जीरो होती है। क्लियर है, E इज इक्वल टू जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनमें सब में से मतलब फैराडे केज इन सब में से किसका बन सकता है, कॉपर का। याद रखना कि चाहे जितनी भी स्ट्रॉन्ग बिजली क्यों ना कड़के आसमान से, है ना, चाहे जितनी भी स्ट्रॉन्ग लाइटनिंग क्यों ना हो, है ना, और अगर कोई भी इंसान इस फैराडे केज के अंदर खड़ा हुआ है ना, मेटल की बॉडी के अंदर खड़ा हुआ है विदाउट कांटेक्ट, तो उसको जरा भी जो है शॉक नहीं लगेगा। क्लियर नाउ, अब आपसे पूछा जा रहा है कि भाई फैराडे केज का रियल लाइफ एग्जांपल क्या है, तो आंसर है केज, कार। क्या है, कार, है ना, बिकॉज कार के अंदर अगर आप बैठे हो और जो है ना लाइटनिंग वगैरह आ रही है, तो फिर पूरी तरह से जो है सेफ रहेंगे, बिकॉज उसकी जो बॉडी है वो मेटेलिक होती है। क्लियर है नाउ। इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स इनसाइड फैराडे केज, जब इस पे लाइटनिंग वगैरह स्ट्राइक करती है इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो होता है। देन आपसे पूछ रहा है, भाई ये थोड़ा सा जो है ना कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, तो इस पे याद रखना कि भाई आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज क्यूज प्लेस्ड इनसाइड फैराडे केज। मान लो अगर ये अपने पास कोई फैराडे केज है, ठीक है ना, मान लो ये फैराडे केज है और यहां पर जो है ना प्लस क्यू चार्ज आपने रख दिया इसको। देन पूछ रहा है कि फैराडे केज की सरफेस पर कितना चार्ज होना चाहिए, कितना चार्ज होना चाहिए। तो आप मुझे ये बताओ कि मान लो अगर मैं यहां पर प्लस क्यू चार्ज रख रहा हूं और फैराडे केज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए जीरो, किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक फोर्स होना चाहिए जीरो, तो इलेक्ट्रिक फोर्स कब जीरो हो पाएगा, जब इसकी आउटर सरफेस पर किसी तरह से नेगेटिव चार्ज आए। तो ये बात आपको याद रखनी है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस क्यू। देन आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन मिलता है वो सैंपल पेपर्स में ये गलत क्वेश्चन है, हाँ एकदम गलत क्वेश्चन है, बिकॉज यहां पर जो कैलकुलेशन आ रही है वो एक तरह से जो है ना गलत आ रही है। चलिए आपको करके बता देते हैं। जैसे मान लो कि आपसे कहा जा रहा है कि मान लीजिए इस जो है ना एक क्यूब है आपके पास और आपसे कह रहा है इस क्यूब की जो एजेस है वो 9 सेंटीमीटर के 2 कूलम का एक चार्ज के अंदर रखा हुआ है, तो कितना फ्लक्स लिंक होगा। तो हमारा क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट से करोगे ना, तो 8.85 × 10⁻12 इतना आ रहा है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर जो है आपका 2 × 10⁻, ये आपका 12/8.85 करोगे। क्लियर है। अब इसके बाद आप इसको कैंसिल करोगे तो 8 2 16 होते हैं, तो 0.22 कुछ हो जाएगा, × 10⁻, आपका ये 12 हो जाएगा। अब इससे मिलता जुलता आपको आंसर कहीं पर भी नहीं मिल रहा है, हाँ इतना बड़ा आंसर आपको नहीं मिल रहा है। 10⁻12 यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, आप सोचो
फाई ई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। हाँ, तो इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ठीक, तो न्यूटन क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। हाँ, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। क्लियर है? नाउ अब ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखिए, आपको यहां पर ध्यान देना है, आपको यहां पर ध्यान देना है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम यूनिट है, लेकिन ये वाला तो आंसर में कहीं भी नहीं दिया, कहीं भी नहीं दिया ना। तो फिर जब अपन इस आंसर को 2 माइक्रो कूलाम मान के चलेंगे ना, 2 माइक्रो कूलाम 10 टू द पावर माइनस 6 जब करेंगे, जब अपन 10 टू द पावर माइनस 6 करेंगे तब जाके आपका आंसर 2 × 10 टू द पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम आएगा। दैट मीन्स यदि इस क्वेश्चन में 2 माइक्रो कूलाम लिख के दिया जाए तो फिर आंसर आ जाएगा आपका ये वाला सी। तो फिर अपना ये सी आंसर आ जाएगा, लीविंग द सरफेस। क्लियर है? लेकिन इस तरह की एस्टिमेशंस एग्जाम में नहीं की जाती, तो भाई कर सकते हो आप इसको ऐसे, लेकिन ये आंसर अगर ये क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको जो है ना 1 नंबर फ्री में मिल जाएगा। क्लियर है? नाउ तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं। ये हमारी लास्ट की स्टडी आज के लिए, और ये अपन इसको 4th नंबर देंगे। ये बड़े ही सिंपल सी, इसमें एक क्वेश्चन अच्छा है। हाँ, तो आपको उसको अच्छे से पढ़ना चाहिए। इसमें कह रहा है भाई चार्ज के बारे में बताया जा रहा है कि चार्ज क्या है, प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर, मैटर से के साथ एसोसिएटेड प्रॉपर्टी है चार्ज। इसके साथ साथ चार्ज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, ये रियल नंबर्स की तरह ऐड होते हैं, या फिर एल्जेब्रिक एडिशन में इसको कह सकता हूं। आइसोलेटेड सिस्टम में यदि कोई चार्ज रखा जाए, या फिर कहें भाई हमेशा चार्ज कंजर्व होता है आइसोलेटेड सिस्टम पर। दो बॉडीज को जब रब किया जाता है तो जो चार्ज उन पर आता है वो इक्वल एंड ऑपोजिट आता है। कैसा आता है? इक्वल एंड ऑपोजिट। तो यहां पर आपको समझना होगा, लेट्स से मेरे पास ये बॉडी ए है, ये मेरे पास बॉडी बी है। इसके बाद अगर देखो मैं दोनों बॉडीज को रब करता हूं तो किसी से किसी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो एक बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है, दैट मींस जिसको हम बोलते हैं डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। का बोलते हैं डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। और दूसरी बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा पहुंच जाते हैं, दैट मींस हम बोलेंगे कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस हो जाती है। तो फिर हम बोलेंगे कि भाई इलेक्ट्रॉन्स की कमी, दैट मींस इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो कम हो गए ना। इस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया ज्यादा। ठीक, तो हम बोलेंगे ये दोनों बॉडीज चार्ज हो गई। तो देखो जितने यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकले, तो 2 इलेक्ट्रॉन की इतना चार्ज इस पर पॉजिटिव आ गया और 2 इलेक्ट्रॉन इतना चार्ज इस पर नेगेटिव आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों पर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस आते हैं। तो चार्जेस का कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना, बिकॉज प्रोटॉन तो हमेशा अपनी न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। तो चार्जेस का जो है कारण क्या है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके बाद कह रहा है भाई ये अच्छा क्वेश्चन है, आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं इस तरह का एक आध पैटर्न आ जाए कि जब हम ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ को रब करेंगे तो किसमें से किसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इसके साथ साथ कौन सा पॉजिटिव चार्ज या कौन सा नेगेटिव चार्ज। अब जरूर थोड़ा ना ग्लास एंड इलेक्ट्रॉन को पूछे, आपसे पेपर एंड वुड का भी पूछ सकता है। तो इस चीज को समझने के लिए हमने पढ़ी हुई है एक सीरीज, ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। अगर नहीं पढ़ी है तो जान लो, ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज होती है। इस ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज में जो मटेरियल्स हैं इनको इस तरह से अरेंज किया गया है, इनको इस तरह से अरेंज किया गया है कि ऊपर वाला मटेरियल जब नीचे वाले मटेरियल के साथ रब होगा तो ऊपर वाला हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है और नीचे वाले पर हमेशा नेगेटिव चार्ज। ऐसा क्यों? बिकॉज इस मटेरियल की खासियत हमेशा इस तरह से होगी कि ये वाले मटेरियल के साथ जब रब करेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज हो जाएंगे। दैट मींस ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह से पेपर को यदि आप यहां पर रबर बैलून के साथ रब करते हो तो पेपर की क्वालिटी, पेपर का नेचर कुछ इस तरह का है कि पेपर जब रबर बैलून के साथ रब होगा तो पेपर के इलेक्ट्रॉन जल्दी छिटक जाएंगे, जल्दी बाहर, तो पेपर पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और रबर बैलून पर नेगेटिव चार्ज। तो बस ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज को दिमाग में बिठा लेना है। इसके बाद आपसे कह रहा है कि भाई यहां पर ग्लास रॉड गिव्स इलेक्ट्रॉन टू सिल्क, तो ग्लास रॉड ऊपर है तो पॉजिटिव चार्ज, सिल्क नीचे है तो नेगेटिव चार्ज। दैट मींस अपने इलेक्ट्रॉन को देता है ये। क्लियर है? तो अपना ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो गया बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, चार्ज इज प्रॉपर्टी। अच्छा, इसको अपन अभी सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, चार्ज किस जो प्रॉपर्टी है ये क्या प्रोड्यूस करती है? तो याद रखना चार्ज दोनों इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, स्टैटिक मतलब जो है आपका इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ। याद रखना कि हमारा जो स्टैटिक चार्ज होता है दैट मींस वो चार्ज जो रुका हुआ है ये ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? और जो मूविंग चार्ज होता है, मूविंग चार्ज ये दोनों बनाता है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ।
क्लियर है। देन तो यहां पर आपको समझना होगा कि जो स्टैटिक चार्ज है वो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ। क्लियर। नाउ नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कारण क्या है। अब देखो पैराग्राफ में उन्होंने लिख के थोड़ा ना दिया कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, ये तो अपन को कॉन्सेप्ट से पता होना चाहिए। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये है कि जब आप एक बॉडी को दूसरी बॉडी से रब करोगे तो चार्जेस हमेशा या तो एक इलेक्ट्रॉन के इतना, या 2 इलेक्ट्रॉन के इतना, 3 इलेक्ट्रॉन के इतना, 500 इलेक्ट्रॉन के इतना ट्रांसफर होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 499.5 इलेक्ट्रॉन के इतना चार्ज ट्रांसफर हो जाए। क्यों? क्योंकि या तो 499 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं या तो फिर पूरे 500, है ना। तो उसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा या चार्ज हमेशा पैकेट्स के फॉर्म में ट्रांसफर होता है, या फिर हम कहें Q इज इक्वल टू एन। एक इलेक्ट्रॉन कितना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या फिर n इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज ट्रांसफर हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि कितना n इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज ट्रांसफर हो सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल है, n का मतलब क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में ट्रांसफर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब आज का ये जो लास्ट क्वेश्चन है, तो ये जो क्वेश्चन है आपको यहां पर मिल रहा है आराम से, छोटी सी कैलकुलेशन, इसमें कुछ भी नहीं है कि लेट्स से हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक ये प्रोटॉन है और ये एक इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों के एक्सिस के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 65 डिग्री है। लेट्स से यहां पर जो दोनों के बीच में हमने डिस्टेंस मान ली 1.5 एंगस्ट्रॉम, जो कि यहां पर नहीं लिख पाई है मैंने भी, तो आप इसको लिखें 1.5 × 10 मीटर, ओके, क्योंकि एंगस्ट्रॉम को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में। तो अब आपसे पूछ रहा है कि इस प्रोटॉन पर नेट फोर्स कितना लगेगा। तो आप जानेंगे कि भाई ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा, सिमिलरली ये वाला इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो आप ये देखें कि ये एक फोर्स आप इसको नाम दे दो F2 और ये फोर्स आप इसको नाम दे दो F1। क्लियर है। इन दोनों बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज 65 डिग्री। तो रिजल्टेंट जो फोर्स होगा वो यहां से जाएगा, आप इसको F रिजल्टेंट नाम दे देंगे। तो यहां पर जानने और समझने वाली बात यह है कि F1 और F2 ये दोनों फोर्सेस बराबर होंगे। दोनों फोर्सेस क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो बराबर है। तो अगर आप यहां पर कैलकुलेशन करें तो बड़ी ही सिंपल सी कैलकुलेशन हो जाएगी, दैट इज F इज इक्वल K Q1 Q2 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो Q1 की वैल्यू 1.10⁻⁻19 कूलम, Q2 की वैल्यू सेम 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों पर सेम चार्ज होता है नहीं होता। चलिए इसके बाद अपॉन में क्या है, R स्क्वायर। तो R स्क्वायर दैट मीन्स 1.5 × 10 इंटू 1.5 × 10। क्लियर है। तो जब आप इसको कैंसिल करोगे यहां से तो ये अपना आ जाएगा 10⁻⁻1 बच रहा है। और इसके बाद यहां पर आप इसको देखें तो F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9, ये 10 ऊपर जाके ये एक 10 का और इंटू हो जाएगा और यहां पर 10⁻⁻19 लिखा हुआ है, अपॉन में है और ऊपर 2.56 हो जाएगा बिकॉज 16 इंटू 16 256 होता है और नीचे 2.25 हो जाएगा। क्लियर है। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 9 इंटू 2.56 अपॉन 2.25 इंटू 10⁻, ये आपका 19 और 9, ये आपका अप्रॉक्स बचेगा 10⁻⁻9। आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा, ये 4 टाइम्स कैंसिल हो रहा है। ये आप F1 अगर निकाल रहे हो, लेट्स से अगर आप F1 निकाल रहे हो यहाँ पर तो आप इसको लिखें F1 इज इक्वल टू, अब आप देखो ये 2.5 इंटू 4 ये आपका 10 हो जाएगा। तो आपका अप्रॉक्स 1.02 × 10⁻8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1.02 × 10⁻8 न्यूटन। कितनी आसान कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में कुछ भी नहीं है। अब ये कैलकुलेशन आप करोगे तो F1 आपने निकाला, F2 आपने निकाला, F1 F2 आपने निकाला, तो आपको रिजल्टेंट चाहिए। तो F नेट इज इक्वल टू, आप रिजल्टेंट लगाएं F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, दैट मीन्स cos 65। क्लियर है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अब ये काम आपका होता है। ठीक है, अब आपको सॉल्व करना पड़ेगा। F1 की वैल्यू ये रही और सेम F2 की वैल्यू होगी। तो जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.73 × 10⁻8 न्यूटन। ये मुझे कैसे पता, बिकॉज आपको सॉल्व कराने से पहले मैं इसको सॉल्व कर चुका हूँ। ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर ये हमारा आंसर हो गया। अब कुछ भी नहीं कहूँगा आपसे, सिर्फ इतनी सी बात कहूँगा कि अगर अभी तक आपने जो है ना लिंक्स को चेक नहीं किया ना, डिस्क्रिप्शन में देखा तो जरूर चेक करें, यूट्यूब पर सर्च करें मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स क्वेश्चंस बाय अभिषेक साहू। आपको ये सभी वीडियोस कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगी जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम की है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपके लिए ये वीडियो कितनी हेल्पफुल हो पाई, यूजफुल रही या नहीं रही। गुड लक टू यू गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।